अभी हम लोग चैप्टर 5 का स्टडी कर रहे हैं, भूगोल क्लास 10 का। ठीक है, जिसमें हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें ये पार्ट 3 वीडियो है, ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुका है इसका, ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में हम लोग उद्योग एवं परिवहन के बारे में पढ़ना है। अगर आपको भूगोल का सारे वीडियो चाहिए क्लास 10 के, तो प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उद्योग और परिवहन। जैसे कि हम लोग भारत के उद्योग और परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग बिहार के उद्योग और परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री, जिसमें क्या होता है, कच्चा माल तैयार किया जाता है, तो उसको हम लोग उद्योग बोलते हैं। परिवहन किसको बोलते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या होता है? परिवहन होता है। कोई भी सामान लेके एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो क्या होता है? परिवहन कहलाता है। तो उसी के बारे में, बिहार के बारे में जानेंगे, बिहार में कैसा स्थिति है उद्योग का और परिवहन का। सबसे पहले है, अधिकतर बड़े उद्योग कहाँ पे है? छोटा नागपुर क्षेत्र में। कहाँ पे? छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। के कारण बिहार विभाजन के बाद, तो इसके कारण क्या हुआ? छोटा नागपुर कहाँ पे पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। इसके कारण क्या हुआ? जब बिहार का विभाजन हुआ झारखंड के साथ, तो क्या हुआ? बहुत सारा इंडस्ट्री कहाँ में चला गया? झारखंड में चला गया, और बिहार में बहुत कम बच गया इंडस्ट्री। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। औद्योगिक विकास के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी के विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति यहाँ पे वर्तमान है। मतलब यहाँ का बात करेंगे बिहार के लिए, तो यहाँ पर आसानी से बहुत सारे टेक्नोलॉजी हम लोग बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति क्या है। ठीक है, पर आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल निकट के पड़ोस राज्य से उपलब्ध है। अगर कच्चा माल का बोलेंगे, तो कच्चा माल अगर हम लोग के राज्य में नहीं मिल रहा है, तो निकट के राज्य में आसानी से मिल पाता है। और सभी खनन क्षेत्र सुगम रेल एवं सड़क मार्गों को जुड़े हुए। अगर बात करेंगे सड़क मार्ग या रेल मार्ग का, तो सब जगह से जुड़ा हुआ है, तो आसानी से कोई कच्चा माल कहीं से लाने में कोई परेशानी भी नहीं होगा, तो आसानी से उद्योग लगा सकते हैं यहाँ बिहार में। कृषि एवं अन्य साधनों का उपयोग के लिए विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधन सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। कृषि और अन्य प्रकार कोई भी संसाधन है, उसके लिए यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन के लिए हर एक चीज मौजूद है। कुछ यहाँ पर जान लेते हैं फैक्ट। क्या आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूजीलैंड राज्य के पास क्या था? औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं थी। उसके बावजूद भी क्या है, उन लोगों को बहुत परिश्रम के बाद, बहुत मेहनत के बाद उन लोगों के पास मतलब क्या अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं था, फिर भी उन लोग क्या आगे बढ़ा। आगे कैसे बढ़ा? तो उसका कारण क्या था कि उन लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं और कच्चा माल बगल के राज्यों से, बाहर बगल के कंट्री से मंगा कर उद्योगों में पूरा विकास किए हैं वो लोग। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत में भिलाई में स्थापित लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल विशेष रूप से कोयला पड़ोस के राज्यों से प्राप्त किया जाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, भारत में जो भिलाई जगह है, ठीक है, यहाँ पर लौह इस्पात के लिए उद्योग जो है, यहाँ पर कच्चा माल कहाँ से आता है? बगल के विदेश के देशों से आता है। ठीक है, जो कोयला हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बताने का ये तात्पर्य है कि हम लोग के पास अगर कच्चे माल यहाँ पे नहीं है, कमी है, तो हम लोग दूसरे राज्य से कच्चे माल मंगा के हम लोग अपना उद्योग को स्थापित कर सकते हैं यहाँ पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक विकास के दर, अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना बहुत बार आ चुका है, जो 5 सालों के लिए योजना बनाया जाता है, उसके काल में 9.8% का विकास हुआ है। किसमें? औद्योगिक में, टेक्नोलॉजी में। किंतु बिहार का औद्योगिक आय पूरे देश की औद्योगिक आय का कितना? 4%, 0.4% है। तो अगर पूरा देश का औद्योगिक आय बोलेंगे, पैसा कमाने जिसके क्षेत्र में पैसा कमाते हैं लोग, तो उसका 100 में से सिर्फ बिहार में कितना प्रतिशत है? 0.4, मतलब बहुत कम है, ना मतलब के बोल सकते नहीं के बराबर है। 2004 और 2005 का ये दे रहा है, ठीक है, डाटा। तो एक तत्व यह भी है कि राज्य के समग्र औद्योगिक प्रक्षेत्र मतलब क्या होता है? जगह, ठीक है, जगह को बोलते हैं अनिबंधित मतलब का अनरेस्ट्रिक्टेड, जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, इकाइयों का बाहुल्य, मतलब बहुत सारा औद्योगिक जगह है जहाँ पे हम लोग कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आराम से वहाँ पे हम लोग औद्योगिक कर सकते हैं। ठीक है, किसी आय का प्रक्षेत्र के कुल आय की आधी है। किसी भी आय मतलब क्या? पैसा होता है, उसका कुल आधी यहाँ पे
है, आय की आदि है, मतलब जगह का बात करेंगे तो यहाँ पर आधी जगह मौजूद है जगह कमाने के लिए, लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। बिहार सरकार का संरक्षण रिपोर्ट, सरकार का संरक्षण रिपोर्ट आया था कब? 2007 और 2008 के अनुसार बिहार में बड़ी एवं मंझोली औद्योगिक इकाइयों के कुल संख्या कितना है? जितना भी औद्योगिक इकाई है, जितना भी इंडस्ट्री वगैरह है, कितना है बिहार में? छोटा और बड़ा दोनों मिलाकर 262 है, ठीक है, जो राज्य के सीमित क्षेत्रों में केंद्रित है, राज्य के कुछ क्षेत्रों में ही केंद्रित है, ठीक है। बड़ी एवं मंझोली इकाइयों का सर्वाधिक केंद्रीकरण पटना प्रमंडल 38.2% है, मतलब पटना प्रमंडल में कितना है? 38.2% है पूरा का। हम लोग देखेंगे 262 दिया ना, 262 का 38%, 38.2% पटना प्रमंडल में पड़ता है, जबकि और कहाँ पे? तिरहुत प्रमंडल में कितना आता है? तो 21.6%, और मगध प्रमंडल में 9.7%। तो ये अलग अलग प्रमंडल का दिया हुआ है कि यहाँ पे इतना उद्योग है, ठीक है। बिहार में लघु और अति लघु, मतलब लघु छोटा और बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है, अत्यंत लघु उद्योग अधिक विस्तार है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अगर बहुत छोटा उद्योग का बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है बिहार में। यह रोजगार सृजन में एक अहम भूमिका अदा करती है, मतलब रोजगार क्रिएट करने में, रोजगार को बनाने में। जैसे कि क्या होता है, बहुत लोग बेरोजगार रहते हैं, लेकिन छोटा छोटा ऐसा बहुत सारा उद्योग है जिसमें लोग काम में लगे रहते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। वर्ष 2007 और 2006 में इसके द्वारा 5.5 लाख मानव दिवस, क्या है, 5.5 लाख मानव का रोजगार सृजित किया गया है। मतलब 2007 और 2008 का बात करेंगे तो इतना लाख लोग का रोजगार मिला है, ठीक है। यह भी अनुमान किया जाता है, एक और अनुमान किया जाता है कि बिहार में कितना 1500 लघु उद्योग है, मतलब 1500 छोटा उद्योग है, और 98,000 अति लघु, बहुत छोटे वाला उद्योग 98,000 है। तो सोच सकते हैं छोटा मोटा उद्योग बहुत सारा बिहार में है। और 38,000 शिल्प उद्योग, शिल्प का उद्योग है, इसका मौजूद है 38,000। तीसरे अखिल भारतीय लघु उद्योग की गणना कब की गई थी? तो 2001 से 2002 में बिहार की गणना की गई थी कि 7.6 हजार अस्थायी रूप से निबंधित लघु इकाइयाँ हैं। तो अस्थायी रूप से कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे निबंधित मतलब क्या होता है? तो रजिस्टर, जो गवर्नमेंट के तरफ से रजिस्टर है, ऐसा उद्योग जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर है, कि गवर्नमेंट के रजिस्टर में है कि हाँ ये उद्योग यहाँ पर चल रहा है। तो उतना में से कितना है बिहार में? तो 72.6 हजार अस्थायी उद्योग है, जो कि छोटा है, लघु उद्योग है, ठीक है, जिसमें 52.1 हजार इकाइयाँ कार्यशील है, ठीक है, जिसमें कितना कार्य चल रहा है, कितना में? तो 52.1 कार्यशील है, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। लघु अति लघु इकाइयाँ, ऐसे शिल्प उद्योग इकाइयाँ पूरे राज्य में फैले हुए। तो लघु और अति लघु इकाइयाँ और शिल्प उद्योग ये सब पूरा राज्य में फैला हुआ है, मतलब ये छोटा मोटा उद्योग है, लेकिन बड़ा उद्योग राज्य में बहुत कम है। चलिए यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया हुआ है, जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की पहली चीनी मिल डच कंपनी द्वारा बैठाया गया था? कब? 1800, कौन सा कंपनी था? डच कंपनी के द्वारा 1840 में। कहाँ पे? तो मोबितिया में स्थापित किया गया था, ठीक है। बिहार में 10 टना गन्ना, कितना? 10 टना गन्ना से 1 टिन चीनी प्राप्त होता है। कितना? 10 टना गन्ना से एक टन चीनी प्राप्त होता है। 1960 के पूरे, मतलब पहले पूरे भारत में लगभग 1/3 चीनी बिहार से प्राप्त होता था। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि 1960 के पहले का बात करेंगे तो भारत में 1/3 चीनी, भारत का पूरा 1/3 चीनी कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त होता था, मतलब बिहार में उत्पादन बहुत था चीनी का। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले दिया हुआ चीनी का उद्योग, ठीक है। तो बिहार के उद्योगों में चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वस्तुतः इसके साथ कई अन्य सहायक उद्योगों का भी विकास होता है, मतलब अगर चीनी उद्योग है तो उसके साथ साथ और भी कई उद्योगों का विकास होता है। 20वीं सदी किसको बोलेंगे? 1901 से लेके 2000 तक किसको बोलते हैं? 20वीं सदी बोलते हैं। मध्य, मतलब 20वीं सदी के मध्य का मतलब क्या? 1950 ईस्वी,
1950 ईस्वी तक भारत में चीनी उद्योग का क्षेत्र में बिहार का स्थान महत्वपूर्ण था। उस टाइम बिहार का स्थान महत्वपूर्ण था, ठीक है। किंतु 1960 के बाद का बात करेंगे तो उद्योग में ह्रास हो गया, मतलब कमी आ गया। बिहार के चीनी उद्योग में बहुत कमी आ गया 1960 के बाद, किंतु अब 7वें स्थान पर आता है। अब भारत में बात करेंगे तो बिहार 7वां स्थान पर आता है उत्पादन में चीनी के, ठीक है। पहले 1/3 यहीं से चीनी बनता था, जबकि उद्योग के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां वर्तमान है, मतलब जितना चीज़ चाहिए उद्योग करने के लिए सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग उद्योग नहीं कर पा रहे। अतः हाल के कुछ वर्षों में इसमें सुधार होने लगा है, मतलब हालांकि, ठीक है, यहाँ पर आता हालांकि लिखाना चाहिए। हालांकि कुछ वर्षों में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, जैसे तालिका 1.1 में स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ईख की खेती के कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 2004 और 2005 में बात करेंगे तो 2.27 क्षेत्रफल था, ठीक है, कितना लाख हेक्टेयर में दिया हुआ है, तो इतना लाख हेक्टेयर था। लेकिन ये 2005 से 2006 में बढ़ा 2.3 लाख हेक्टेयर हो गया। और फिर क्या हुआ 2006 और 2007 में फिर बढ़ा, मतलब क्षेत्रफल तो बढ़ा, खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि आई हर एक साल। ईख का उत्पादन का बात करेंगे तो उत्पादन में भी वृद्धि आई है, 2004 से 2005 में इतना हो गया, 2006 में इतना हो गया। चीनी के उत्पादन में चीनी के उत्पादन, ठीक है, ईख का उत्पादन में तो वृद्धि आई, मतलब ईख ज़्यादा मात्रा में उत्पाद किया गया, लेकिन चीनी का उत्पादन में वृद्धि नहीं आया, चीनी का उत्पादन में कमी आया। देखो 2004 में इतना था, 2005 में घट गया, और फिर 2006 में थोड़ा बहुत बढ़ा। पराई अवधि मतलब दिनों में, ठीक है, तो इतना दिन में, मतलब इतना दिन में 85 दिन में, ठीक है, ये 85 दिन में दिया हुआ है 2005 और 2006 का। 2005 और 2006 में कितना था, 126 दिन लगने लगा, और 2006 और 2007 में कितना, 150 दिन लगने लगा। बट पूर्व, जो पूर्व है बिहार का, पूर्व में यहाँ चीनी मिलों की संख्या कितना है, 29 थी, लेकिन 2006 और 2007 में इसकी संख्या घट कर मात्र कितना हो गया, 9 हो गया। पहले का बात करेंगे तो 29 था और घट कर बाद में 9 हो गया। वर्तमान में चीनी के कुल उत्पादन अभी हम लोग बात करेंगे तो कितना है, 4.52 लाख मीट्रिक टन है, ठीक है। बिहार में चीनी के अधिकतर मिले उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, बिहार में कहाँ पे, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण कौन सा जिले में, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण जिलों में चीनी मिलें केंद्रित है, ठीक है। यहाँ पर इस जिले में चीनी की मिल है, क्योंकि यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल है, इसलिए यहाँ पे चन्न है, इसलिए यहाँ पे चीनी उत्पादन का मिल है, इसलिए कि इन क्षेत्रों में क्या होता है, गन्ना उत्पादन आसानी से हो पाता है। बिहार में कुल चीनी मिलें दरभंगा जिले की सरकारी लोहार, सकरी, लोहार, हसनपुर, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में है। तो अगर बिहार दरभंगा जिले में बात करेंगे तो इसका आसपास की ये जगह का नाम दिया हुआ है जहाँ पे चीनी का मिले है, ठीक है। राज्य में दक्षिणी भाग में चीनी के कुछ कारखाने स्थित है। अगर दक्षिणी बात करेंगे कुछ ही कारखाने आदि का स्थित है, वो कहाँ पे है, विक्रमगंज, बीहटा और गुरारू की चीनी के मिले हैं। तो ये 3 जगह दिया हुआ है दक्षिणी भाग में बिहार के। राज्य में चीनी उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान विशेष बल दिया गया और ईख उत्पादन एवं क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया। तो इसमें क्या किया गया कि ईख का उत्पादन बढ़ाने के लिए जोर दिया गया, उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। कम क्षेत्रफल में बोया जाता तो उससे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोया जाए कि ज़्यादा उत्पादन हो। बिहार राज्य के चीनी निगम के बंद पड़े 15 मिले। अब देखो बिहार राज्य में 15 मिल ऐसा है जो बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, एवं 2 निर्माणाधीन जहाँ पे अभी निर्माण हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब वहाँ पे अभी काम चल रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है। इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए, इसको फिर से बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 11 चीनी मिलों का परिचालन की जिम्मेदारी किसको दिया गया, तो रिलायंस हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी को दी गई जाएगी।
मतलब बिहार सरकार ने डिसाइड किया है कि ये जो 11 मिल बंद पड़ा है, जो 15 मिल बंद पड़ा है, तो इसमें से 11 चीनी मिल को फिर से जारी करने के लिए ये क्या कर रहा है, किसको जिम्मेवारी दे रहा है, तो रिलायंस कंपनी को और चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम को और बहुराष्ट्रीय मतलब विदेशी कंपनी को देना चाह रहा है, इसमें निर्णय कर रहा है। ठीक है। चीनी मिलों से सह उत्पादन के रूप में, चीनी मिलों से सह उत्पादन मतलब उससे को रिलेटेड और क्या उत्पादन हो पाता है चीनी मिल से, विद्युत का उत्पादन हो जाता है, कागज बन पाता है, छोवा बन जाता है, इथेनॉल बनता है, इथेनॉल का निर्माण भी हो सकता है। ठीक है। वर्तमान में इससे सह उत्पादन के काफ़ी बल दिया जा रहा है, मतलब इससे वर्तमान में अगर बात करेंगे आज की डेट में, तो सह उत्पादन करने के लिए काफ़ी बल दिया जा रहा है। सह उत्पादन करने के लिए मतलब उससे फिर विद्युत भी प्राप्त करने के लिए कागज, छोवा, इथेनॉल का निर्माण करने के लिए कई योजनाएं दिया जा रहा है, बहुत सारी योजना उस पर बनाया जा रहा है। अब आएंगे जूट उद्योग के बारे में। तो जूट बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है। तो पूरे भारत का ये क्या है, महत्वपूर्ण उद्योग है। आज़ादी के पूरे भारत में कितना जूट था, तो 110 जूट कारखाने थे। इसमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में था, सबसे अधिक कहा था, पश्चिम बंगाल और बिहार में केंद्रित थे। लेकिन आज़ादी के बाद जूट पैदा करने वाला अधिकतर भाग बांग्लादेश में चला गया। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश क्या हुआ, आज़ादी के बाद बांग्लादेश तो अलग देश बन गया ना, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ज़्यादातर जूट का कारखाना था वो कहाँ पर चला गया, बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण उद्योग को काफ़ी झटका लगा था। ठीक है। बिहार जूट 3 बड़े बड़े कारखाने हैं। बिहार का अगर बात करेंगे जूट का, तो जूट का 3 बड़े कारखाने कौन कौन सा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा में है। वर्तमान में सिर्फ कटिहार का कारखाना कार्यरत है, मतलब खाली वर्तमान में किसका कारखाना चल रहा है, तो कटिहार का ही कारखाना चल रहा है और सब बंद है। अब आएंगे तंबाकू उद्योग। तो तंबाकू उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश का घटा है, मतलब बिहार का स्थान क्या हुआ, घटा है। पहले तंबाकू उत्पादन ज़्यादा करता था बिहार, लेकिन अब घट गया है। तंबाकू पर आधारित बीड़ी, तंबाकू क्या है, बीड़ी, सिगरेट, ये सब होता है ना, कारखाने कई जगहों पर स्थापित है। मुंगेर में एस्पेरियल टोबैको दिलावरपुर में स्थित है। कहाँ पे, तो मुंगेर में कौन सा, एस्पेरियल टोबैको दिलावरपुर में स्थित है। बड़ी उद्योग के लिए तंदू के पत्ते या झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं। तो मतलब बड़े उद्योगों के लिए जो तंदू का पत्ता होता है उसका काम पड़ता है इसको बनाने में, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो झारखंड से प्राप्त किया जाता है। यहाँ बीड़ी के 250 से अधिक कारखाने मुंगेर या गया, पटना, झाझा, लखीसराय, जमुई, बिहार शरीफ, आरा, बक्सर, महनार, दलिसराय, शाहपुर आदि में स्थित है। मतलब ये सब जगह पर 250 कारखाने स्थित है, किसका, तंबाकू उद्योग का, मतलब बीड़ी बनाने के लिए। हम लोग पढ़ेंगे चावल, दाल एवं आटा मिल। चावल, दाल, आटा मिल का उद्योग के बारे में। बिहार में सबसे प्रमुख फसल धान है, सबको पता है। धान को कूट कर क्या निकाला जाता है, तो चावल तैयार किया जाता है। तो बिहार में तराई क्षेत्र में चावल कूटने की अनेक मिलें हैं। तो बिहार का तराई क्षेत्र जो है वहाँ पे चावल कूटने के क्या है, अनेक मिलें है। दूसरा धान उत्पादन क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी बिहार में आता है। ठीक है। जो कहाँ पे है, भोजपुर में, रोहतास में है, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद। इसलिए यहाँ अनेक चावल की मिलें विस्तृत है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा चावल की मिल है। चावल की मिल किस लिए होता है, तो धान को चावल में बदलने के लिए। ठीक है। बिहार में सबसे अधिक चावल मिलें कहाँ पे है, तो भोजपुर, रोहतास और पूर्वी चंपारण जिलों में। ठीक है, सबसे अधिक मिल इन जिलों में चावल के मिलें की संख्या कितना है, 520 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त चावल के मिलें शहरों में भी स्थापित है, बहुत सारा चावल की मिल शहरों में भी है। यह कार्य घरेलू उद्योग के रूप में गांव में भी किया जाता है। तो बहुत सारा गांव में भी हम लोग देखे होंगे चावल क्या किया जाता है, चावल बनाया जाता है, किससे, धान को कूट कर चावल निकाला जाता है। तो छोटा मोटा मिल कहा जाएगा जो गाँव में रहता है। ठीक है। गंगा नदी के दोनों तटीय जिलों के दलहन का अधिक उत्पादन होता है। और गंगा नदी के तटीय मतलब गंगा नदी के जो किनारे वाला जिले होते हैं वहाँ पे का दलहन अधिक उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ दलहन की छोटी मिलें विकसित की है। जहाँ पे तटीय क्षेत्र है गंगा नदी का, वहाँ पे
छोटी मिल दलहन का बनाया गया। इसमें बाढ़ मोकामा कौन कौन सी जगह आ जाता है, उसका जगह का नाम दिया है। बरबीघा, शेखपुरा, पटना, बिहार शरीफ में प्रमुख है। अब आएंगे तो बिहार में गेहूं से आटा बनाया जाता है, हम लोग को पता है। गेहूं से आटा बनाया जाता है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए मिल चाहिए। या गेहूं से आटा, मैदा, सूजी ये सब भी बनाया जाता है। दलिया बनाने के कारखाने विकसित है, बहुत सारा कारखाना इसके लिए बनाया गया है। गेहूं से आटा बनाने के लिए, गेहूं से मैदा बनाने के लिए। यहाँ लगभग 2000 आटे मिले हैं। बिहार का बात करेंगे तो यहाँ पर 2000 आटे मिले हैं। आटा मिले पटना और गया में सबसे अधिक है। कहाँ पे, तो पटना और गया में सबसे अधिक है। भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर जिलों में इसका विकास हुआ है। तो अगर और विकास का बात करेंगे आटा मिल का, और कहाँ पे है, तो भोजपुर है, रोहतास में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर जिलों में स्थित है। अब तेल मिल के बारे में पढ़ेंगे, तेल का मिल कहाँ कहाँ पे है। बिहार में तेल मिल के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में तीसी, राई, सरसों तेल, सूरजमुखी का तेल निकाले जाते हैं, इसको हमको पता है। इसकी फसल भी लगाई जाती है। यहाँ 500 तेल मिले हैं। कितना है बिहार में, तो 500 तेल मिले। बिहार सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार इसका विस्तार पूरे राज्य में, बिहार सरकार के निगरानी में इसका विस्तार पूरा राज्य में, परंतु पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर और भागलपुर में विस्तार अधिक है। लेकिन बात करेंगे तो ये सब जिलों में ज़्यादा विस्तार, ज़्यादा फैला हुआ है क्या, तेल में। ठीक है। अब गैर कृषि आधारित उद्योग, मतलब जो कृषि पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, कृषि को छोड़कर अलग। तो सबसे पहले गैर कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले चर्म उद्योग। चर्म उद्योग उसको बोलते हैं जो कि जानवरों के चमड़ा का इस्तेमाल करके कुछ कुछ बनाया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं चर्म उद्योग। बिहार में गाय भैंसों की बड़ी तादाद तथा उसकी खालों एवं चमड़ों को उच्च गुणवत्ता को देखते हुए चर्म उद्योग का विकास भारी संभावना है। तो गाय और भैंस बिहार में आसानी से मिलता है। इनका जो चमड़ा होता है उसके खालों का, ठीक है, उच्च गुणवत्ता के होने की वजह से उसका लिए उद्योग बनाया गया है चमड़े का, कि अलग अलग सामान बनाया जाए, ठीक है। तो बिहार में यह उद्योग मुख्य रूप से कुटीर कुटीर उद्योग के रूप में विस्तृत है। किसके उद्योग के, तो कुटीर उद्योग के रूप में विस्तृत है, ठीक है। ये लगभग कितना, 50,000 कारीगर जूता, ये कितना, 50,000 कारीगर जूता चप्पल का निर्माण में लगे हुए। इसमें क्या होता है, चप्पल जूता जो चमड़ा का बनता है, तो सब किससे होता है, चमड़ा से बनता है, चमड़ा से बनता है। तो ये कितना, 50,000 कारीगर जूता निर्माण किया जाता है, ठीक है। अधिकांश चर्म उद्योग कहाँ पे है, तो बेतिया में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, कटिहार में, पटना में, आरा में, औरंगाबाद में स्थित है। और बिहार के चर्म उद्योग का 3 संगठक है। बिहार का मेन चर्म उद्योग का 3 संगठक है। कौन कौन, तो बिहार राज्य चर्म उद्योग का विकास निगम और सहयोगी इकाई का फिनिडस लेदर लिमिटेड के अंतर्गत स्थापित किया गया है। दूसरा कौन सा, मुजफ्फरपुर में है, जो कि स्थित है निजी चर्म शोधन कारखाने हैं। तीसरा कौन है, तो मोकामा और पटना के दीघा के बाटा चर्म शोधन एवं निर्माण उद्योग। 1970 के दशक में बिहार राज्य में चर्म उद्योग का विकास निगम अंतर्गत 7 चर्म शोधक कारखाने स्थापित की गई थी। तो 1907 के दशक 1970 के दशक में बिहार में चर्म का उद्योग कितना, 7 चर्म शोधक कारखाने स्थापित किया गया था। लेकिन वित्तीय अवरोधों के कारण, अब वित्तीय अवरोध मतलब क्या होता है, मतलब पैसे के कमी के कारण, फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब पैसे की कमी के कारण अधिकतर शाखाएं बंद हो गए। पैसे की कमी के कारण क्या हुआ, अधिकतर शाखाएं बंद हो गया, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिला, अब यहाँ पर पढ़ेंगे, मुजफ्फरपुर जिला के बेला में स्थित 9 से 7 इकाई अभी भी चालू है। तो इसमें से 9 से 7 इकाई अभी भी चालू है। यहाँ से उसी सभी उत्पादों का तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में स्थित टाटा के इकाइयों के को चमड़ा का सामान बनाने के लिए पहुंचाया जाता है। अब देखो यहाँ से जो 2 मुजफ्फरपुर जिले और के बेला में जो स्थित है, ठीक है, 9 में से 7 इकाइयाँ अभी भी चल रहा है, जो कि इससे जो उद्योग से बनता है वो कहाँ पे भेजा जाता है, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में टाटा इकाइयों चमड़ा के सामान के लिए पहुंचाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे।
वे बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम के अधीन 5 इकाइयाँ है, 5 इकाइयाँ बताया जाता है। और चर्म उद्योग का बात करेंगे तो सबसे पहले आता है जो जूते और सुरक्षा जूते, जूते और सुरक्षा जूते का निर्माण किया जाता है। जे फैंसी जूते चप्पल का निर्माण बाटा के इकाइयों द्वारा किया जाता है। बाटा एक कंपनी का नाम है, इसके इकाइयों द्वारा फैंसी जूते का बनाया जाता है। शिल्प शिल्प उद्योग कुटीर उद्योग वाले असंगठित क्षेत्र में मोटे तौर पर 10 इकाइयाँ कार्य करती है। तो असंगठित मतलब अनऑर्गेनाइज, ठीक है, अनऑर्गेनाइज, ठीक है। अनऑर्गेनाइज मतलब ये ऑर्गेनाइज नहीं है, आमतौर पर अपने लोग अपने से ही ये इसको बनाते हैं, ठीक है। इसका 10 इकाइयाँ कार्य कर रही है, जो कि मुजफ्फर कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर, बेतिया, दानापुर, पटना एवं पट नगरीय क्षेत्र के स्थित है, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे। बाटा के 2 बड़ी इकाइयाँ क्या है, दानापुर और दूसरा है मोकामा में, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है, 2 इकाइयाँ है बाटा के, एक दानापुर में एक मोकामा में, जो क्रमशः जूते एवं चप्पल का निर्माण कार्य एवं ट्रेनिंग के कार्य करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जूते चप्पल का निर्माण किया जाता है, ट्रेनिंग भी कराया जाता है, किसको तैयार कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर वस्त्र उद्योग का बात करेंगे, कपड़े वगैरह का उद्योग, तो बिहार का तो एक प्राचीन काल का ही ये उद्योग है, बहुत पुराने काल से चलते आ रहा है वस्त्र बनाने का, ठीक है। इस उद्योग एक विशेष समुदाय की भागीदारी रही है, मतलब इसमें एक विशेष समुदाय, हर एक समुदाय के लोग नहीं करते, एक विशेष समुदाय के लोग ही करते हैं। तो पहले करते थे, आज के डेट में तो सब कोई कर रहा है, पहले का बात है, ठीक है। यह काम यहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में किया जाता है। भागलपुर का तसर कपड़े, लुगी एवं चादर देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो जो भागलपुर का तसर कपड़े है, जो लुगी एवं चादर है, वो देश विदेश में प्रसिद्ध है, ठीक है। औरंगाबाद जिले में के ओबरा और दाऊदनगर के बने कालीन की मांग संपूर्ण भारत में है। तो यहाँ पर जो बने कालीन जो बनता है, ये क्या है, पूरा संपूर्ण भारत में इसका मांग है। बिहार में जो सूती, रेशमी एवं ऊनी वस्त्र तैयार किया जाता है। कच्चे माल के अभाव के कारण बिहार के सूती वस्त्र का उद्योग अधिक विकास नहीं है, और कच्चे माल की कमी की वजह से क्या होता है, सूती वस्त्र का विकास बिहार में अच्छा नहीं है। लेकिन सस्ते मजदूर तथा बाजार की उपलब्धता के कारण डुमराव, गया, मोकामा और मुंगेर, फुलवारी शरीफ, ओरमांझी, भागलपुर में यह उद्योग विकसित किया गया। लेकिन फिर भी सस्ते मजदूर जो है कहाँ में, तो डुमराव, गया, मोकामा, मुंगेर, फुलवारी शरीफ, ये सब जगह पर उद्योग विकसित किया गया है। किसका, तो वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र का उद्योग। यहाँ छोटी छोटी मिलें स्थापित है, मतलब अगर बिहार का बात करेंगे तो छोटी छोटी मिलें बहुत सारा है। सूत कानपुर एवं अहमदाबाद से मंगवाया जाता है। सूत जिस होता है, वो जो हम लोग वस्त्र बनाते हैं, सूती का वस्त्र, उसका सूत होता है, जो धागा होता है, कहाँ से मंगाते हैं, तो अहमदाबाद से मंगाते हैं। रेशमी वस्त्र का उद्योग सबसे अधिक विकास कहाँ पे है, तो भागलपुर में। तो रेशमी वस्त्र का उद्योग सबसे अधिक कहाँ पे है, तो भागलपुर में। करगा, तो हस्तकरघा मतलब क्या होता है, जो हाथों से बनाया जाता है, वैसा वस्त्र जो हाथों से, मशीन को हाथ से चला के बनाया जाता है, उसको हम लोग हस्तकरघा कहते हैं। ऐसी रेशमी वस्त्र निदेशालय की स्थापना की गई है। इसके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया एवं दरभंगा में रेशमी वस्त्र को उद्योग विकास किया गया इन जगहों पर, ठीक है। इस निदेशालय के अधीन भभुआ के बनारसी साड़ी, नालंदा एवं नालंदा में रेशमी वस्त्र का उत्पादन प्रोत्साहन दिया गया। तो अगर इसके अनुसार क्या किया गया, भभुआ में बनारसी साड़ी, नालंदा तथा नवादा में कौन सा, रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। बिहार में ऊनी वस्त्र का उद्योग नहीं के बराबर है। तो ऊनी वस्त्र का उद्योग बिहार में नहीं के बराबर है। केवल स्थानीय भेड़ों का ऊन, कंबल आदि का निर्माण किया जाता है। केवल स्थानीय भेड़, मतलब थोड़ा बहुत जो भेड़ है उन्हीं उसके ऊन का, हम लोग ऊन जो मिलता है कहाँ से मिलता है, भेड़ के जो बाल होता है उसी से ऊन निकालते हैं, उसी से कंबल आदि का निर्माण किया जाता है। औरंगाबाद में ओबरा एवं दाऊदनगर क्षेत्र में कंबल और कालनी तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना जिलों में स्थानीय भेड़ों से प्राप्त ऊन कंबल बनाए जाते हैं।
ये सब जिलों में गाँव कौन सा था? मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना जिले में स्थानीय जो भेड़ होता है, वहाँ रहने वाला जो भेड़ होता है, उस लोगों के बालों से काट कर ऊन निकाला जाता है, उनसे कंबल बनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है कि जो बिहार में हाथों से जो बनाया जाता है, ठीक है, हाथों से जो बना कर तैयार किया जाता है, वैसा उद्योग कितना है बिहार में? तो 34,320 करवे है, जिसमें पूरा मतलब कारखाने इतना है, ठीक है, लेकिन जिसमें से 10,800 सहकारिता क्षेत्र है, ठीक है, और गैर सहकारिता क्षेत्र में सहकारिता मतलब क्या? गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है, पब्लिक है। ये हम लोग बोलते हैं 23,503, ये गैर सहकारिता मतलब ये बिना गवर्नमेंट के निर्देश पर ये काम करता है, यह लोग अपना काम करता है, ठीक है। तो इसके अलावा 11,361 विद्युत चालीय का करघे है। तो करघे जो है, जो कारखाने होते हैं जो बनाने के लिए, मतलब कपड़े का बनाने के लिए, वैसे विद्युत पर चलने वाला कितना है? तो 11,361। हाथ हाथ से हाथ वाला जो करघा है, उद्योग पटना, भागलपुर, कहाँ कहाँ पे है जो हाथ वाला करघा है? तो पटना में है, भागलपुर में है, बांका में, दरभंगा में, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, भभुआ, नवादा, खगड़िया, नालंदा, मधुबनी, सिवान जिलों में केंद्रित है, जो कि हाथों से जो कहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ 1000 मतलब 1089 प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति है, जो प्राथमिक बुनकर है, जो पहले बुनता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कुल बुनकरों की संख्या कितना है यहाँ पे? है 1,32,254 इतना हजार सहकारी, और इसमें से जो सहकारी है, जो पब्लिक है, ये 98 है, और 34,367 सहकारी है। ये सरकारी है, ये सहकारी। सहकारी मतलब जो ज्वाइंट अपने से मिल कर बनाते हैं, ठीक है, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं रहता है। वर्ष 2007 और 2008 का अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है कि नई स्कीमों, इस उद्योग का प्रस्तावना के लिए मेला एवं इसके देखो, और नई स्कीम और उद्योग के लिए इसके प्रस्तावना, इसको जागरूक करने के लिए लोग क्या करते हैं? तो मेला एवं प्रदर्शनी टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किए हुए, ठीक है, हेडलूम पार्क, हैंडलूम क्लस्टर क्लस्टर योजना, जूट पार्क, वर्कशॉप, सेमिनार, ये सब योजना बनाए जाते हैं, जो कि इससे लोग जागरूक हो जाने इसके बारे में, इस उद्योग के बारे में विकास किए गए हैं, ठीक है। अब साथ ही बुनकरों की हस्त करघा करघा आधुनिकीकरण योजना, विद्युत करघा के लिए जेनरेटरों की उपलब्धता। अगर हम लोग बात करेंगे तो विद्युत पर चलने वाला करघा है, उसके लिए जनरेटर का भी उपलब्धता कराई जाती है। बुनकरों के आधुनिक प्रशिक्षण की योजनाएं हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुनकर इस पर काम करें, इसकी योजना बनाया जा रहा है। अब हम लोग खनिज आधारित उद्योग बढ़ेंगे। खनिज क्या होता है? जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, ठीक है, तो उसके पर आधारित बिहार में कैसा उद्योग है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बिहार का जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ सीमेंट उद्योग ज़्यादातर है, जो कि सीमेंट का उद्योग किया जाता है। अब सीमेंट का उद्योग के बारे में जानेंगे तो कितना उत्पादन है यहाँ पर बिहार में। सबसे पहले सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। साधारण चूना पत्थर अब कहाँ से मिलता है? तो ये जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है। साधारणतः 1 टन सीमेंट का उत्पादन के लिए कितना चाहिए? तो 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। एक 1 टन बनाने के लिए सीमेंट का उत्पादन 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। राज्य में कैमूर की पहाड़ियाँ, जो कैमूर जगह का नाम है, ठीक है, इसके पहाड़ियाँ से चूने पत्थर निकाला जाता है। बिहार का महत्वपूर्ण देश का मात्र 5% चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। तो बिहार का, अगर भारत का बात करेंगे तो भारत में से बिहार में 5% चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। सीमेंट उद्योग कौन सा जिला में है? तो रोहतास जिले में डेहरी ओन सोन के पास डालमिया नगर में सीमेंट कारखाना, परंतु अभी यह जवास्ता में। जवास्ता मतलब क्या होता है? जवास्ता मतलब ये होता है कि स्टेट, अभी मतलब ये चल रहा है, अभी मतलब अभी चालू नहीं हुआ, ठीक है, इस पर काम जारी है। रुग्ण अवस्था में, तो रुग्ण अवस्था मतलब क्या होता है? नॉट टू वेल, मतलब ये बहुत अच्छे अभी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है।
राज्य सरकार ने छोटे छोटे कारखाने लगाने की योजना बनाई है। ठीक है, राज्य सरकार ने क्या किया है, योजना बनाया छोटे छोटे कारखाना लगाने की। ठीक है, जिसमें रोहतास एवं भभुआ जिले मिनी प्लांट खोलने की योजना है। रोहतास और भभुआ जिला है जहाँ पे मिनी प्लांट मतलब छोटा छोटा प्लांट खोलने की योजना बनाया गया है। अब रासायनिक उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक उद्योग में क्या किया जाता है, अम्ल क्षार, अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, अम्ल क्षार, उर्वरक, जो कि उर्वरक खाद्य पदार्थ होता है जो कि खेतों में दिया जाता है, ये सब जो बनाया जाता है उद्योग में, ये सब क्या कहलाता है, रासायनिक उद्योग कहलाता है। भारी वस्तुओं का उद्योग, ये क्या है, भारी वस्तुओं का उद्योग है। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण कारखाना कहाँ पे है, तो बरौनी में स्थापित किया गया है। किसका, रासायनिक उद्योग का, जो हिंदुस्तान लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी उत्पादन क्षमता कितना है, तो 4 लाख टन है। ठीक है, अगर ब्राउनी पेट्रोकेमिकल से मेप्था प्राप्त किया जाता है, क्या, तो ब्राउनी केमिकल जो है, ब्राउनी पेट्रोकेमिकल वहाँ से क्या पा दिया जाता है, क्या मिलता है, तो मेप्था प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त रंग, वार्निश, तेल, साबुन, दवाइयाँ, ये सब प्राप्त किया जाता है रासायनिक उद्योग से। ठीक है, अब कांच उद्योग, कांच मतलब क्या होता है, जो शीशा होता है, तो उसका उद्योग के बारे में पढ़ेंगे बिहार में। ठीक है, यह उद्योग प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है। यहाँ पहले कांच का चूड़ियाँ बनाई जाती थी। तो सबसे पहले कांच का क्या बनाया जाता था, तो चूड़ियाँ बनाया जाता था। अब औषधि निर्माण के विकास के साथ कांच का उपयोग विकास हुआ। औषधि के निर्माण के लिए अब क्या होता है, जितना भी दवा वगैरह आता है क्या होता है, कांच के शीशी में आता है, हम लोग देखते होंगे। अब फिर कम हो गया है, लेकिन ये जब बुक छपा है ना, 2006 और 2007 का बुक है। ठीक है, 7-8 का, तो उस टाइम का ये बुक छपा हुआ है, इसलिए ये क्या है कि उस टाइम का डाटा के अनुसार बता रहे हैं। उस टाइम कांच का क्या होता था, औषधि के दवा रखने के लिए कांच का ही शीशी आता था। ठीक है, शीशी, बोतल एवं अन्य कार्य और बालू, सिल्टा, सोडा, एस, चूना पत्थर, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम कार्बोनेट, सोडा, सुहागा, बोरिक एसिड, शीशा, सूखा, ये सब क्या होता है, मतलब ऑक्साइड जो है, आदि पदार्थ कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्या बनाने के लिए, तो कांच का निर्माण करने के लिए सब कच्चे माल का आवश्यकता होता है। यहाँ कांच का उत्पादन पटना, हाजीपुर, दरभंगा, भागलपुर में होता है। तो कांच का उत्पादन कौन कौन से जिले में होता है, उसको यहाँ पर दिया हुआ। अब वन के आधारित उद्योग पढ़ेंगे, जो वन पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, वन पदार्थ मतलब जो जंगलों से पदार्थ मिलता है। ठीक है, तो उस पर जो उद्योग होता है उसके बारे में। तो इसमें मात्र जो देखो, लकड़ी और कागज बनाने के, या लुदगी हम लोग बोलते हैं, लुदगी या लाख उद्योग, ये सब का उद्योग आता है। इसमें लकड़ी से क्या होता है, फाइबर, लकड़ी का चेयर बनता है, बहुत सारी चीज़ बनता है। तो वो इसका एक उद्योग होता है। और कागज़ वगैरह बनाया जाता है, तो कागज़ बनाने के लिए उद्योग की आवश्यकता होती है। लुदगी वगैरह बनाने के लिए लाख उद्योग। अब लाख उद्योग क्या होता है, लाख उद्योग उसको बोलते हैं जो कि ये क्या होता है कि कहने का मतलब insect that feed certain host use in the food and फर्नीचर। देखो ऐसा इंसेक्ट होता है, छोटा छोटा जंतु होता है, जीव होता है, जो कि एक ट्री पे पनपता है। ठीक है, एक ट्री पे पाया जाता है। ठीक, उस ट्री पर, जो उस पेड़ पर जो पाया जाता है, उसे छोटा छोटा, उसका यूज करके उसको किस लिए यूज करते हैं, फूड और फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसी को हम लाख उद्योग बोलते हैं। बिहार में नेपाल के सीमा पर कौन सा है, नरकटियागंज, कौन सा, नरकटियागंज, सॉरी, बिहार के सीमा पर नरकटियागंज, जोगबनी, बैरगनिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर, कटिहार लकड़ी के कारखाने हैं। तो ये सब जगह पर लकड़ी का कारखाने पाया जाता है। हाजीपुर और बेतिया में प्लाईवुड बनाया जाता है। प्लाईवुड के कारखाने प्रसिद्ध है। गन्ने की खोई, जो गन्ने का छिलका होता है, ठीक है, और चावल का जो छिलका होता है, सब बांस का छिलका है, ये सबसे क्या बनाया जाता है, यह सवाई घास जो होता है, लकड़ियों से प्रयुक्त उपलब्धता के कारण कागज बनाया जाता है। कागज और प्रौद्योगिकी का कारखाने यहाँ पर विकास किया जाता है, ये सबसे। ठीक है, यहाँ कांच के प्रमुख
का, काज के प्रमुख कारखाने कठुर पेयर मिश्र। कौन सा? ठाकुर पेयर मिस मिल्स, ठाकुर पेयर मिल्स है, ठीक है, इसका नाम दिया हुआ है। समस्तीपुर अशोक पेपर मिल है। समस्तीपुर में क्या है? अशोक पेपर मिल है। डलमिया नगर में स्थापित छोटे कागज के कारखाने और बरौनी और पटना में स्थापित है। तो जो डलमिया नगर में कहा है छोटे कागज के कारखाने जहाँ पे कागज बनाया जाता है, जो बरौनी और पटना में स्थापित है। अब लाख के बारे में दिया था। लाख, इसको लाख भी बोलते हैं, लाख भी बोलते हैं। लाख के कीड़े पलाश, वेर, कुसुम आदि वृक्षों पर, जो लाख के कीड़े होते हैं कहाँ पे मिल जाते हैं? वेर, कुसुम आदि ये सब वृक्षों पे विशेष रूप से प्राप्त है, मतलब उस पर उगते हैं। और यह वृक्ष नवादा गया कहाँ पे पाया जाता है? तो नवादा गया, बांका, मुंगेर, पूर्णिया जिलों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे लाख उद्योग इन्हीं जिलों में विस्तृत है। ठीक है, तो लाख उद्योग अब समझ में आ गया होगा। अब पर्यटन उद्योग के बारे में। पर्यटन मतलब क्या होता है? टूरिज्म, ठीक है, इंडस्ट्री। कहने का मतलब जो घूमने वाला लोग कहीं पर जाता है, ठीक है, उन लोगों को क्या बोला जाता है? पर्यटन कहा जाता है। मान लो कि हम लोग कहीं पर घूमने गए, तो हम लोग उस जगह के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? पर्यटन कहलाएंगे, ठीक है। तो वैसा वैसा उसके लिए वो उद्योग बनाया जाता है, ठीक है। उसके लिए भी इंडस्ट्री तैयार किया जाता है कि उसमें लोग यहाँ पर घूमने आए, उससे क्या हो? पैसा हम लोग को प्राप्त होगा, ठीक है। उससे पैसा का फायदा होता है। जहीं पर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर एंट्री के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। तो उससे आय हम लोग को मिलता है, गवर्नमेंट को उससे फायदा होता है। तो बिहार में पर्यटन प्रमुख उद्योग के रूप में उभरने की क्षमता है, ठीक है, उभरने की क्षमता है। बिहार में बहुत सारे प्रमुख उद्योग की उभरने की क्षमता है। ऐतिहासिक प्रतिक्षेप से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं खंडहरों बिहार में ख्याति प्राप्त है। मतलब बहुत सारा ऐसा चीज है, स्मारकों और खंडहरों, जिससे हम लोग को ख्याति प्राप्त है। जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में समझ में आ जाएगा। संस्कृति विरासत, ऐसा संस्कृति है कि लोग दूर दूर से उसको देखने आते हैं। धार्मिक स्थल ऐसा ऐसा है कि बहुत अलग अलग राज्यों से आते हैं, कभी कहीं तो अलग अलग देशों से आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य है जिसको भी लोग देखने आते हैं दूर दूर से, उत्कृष्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है। बिहार के पर्यटन मानचित्र में कौन कौन सा जगह आता है? तो बौद्ध मठ, मंदिर, जैन मंदिर, सिखों के गुरुद्वारे, सूफी संतों की दरगाह, ये सब मौजूद जगह है जहाँ पे लोग पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने आते हैं। इसके पर्यटन स्थानों के में कौन कौन सा जगह आता है? तो राजगीर, पाटलिपुत्र, ये सब घूमने वाला जगह है। वैशाली, बोधगया, नालंदा, पावरपुरी, पटना साहेब, सुल्तानगंज, वाल्मीकि नगर, देव, सोनपुर, सोनपुर में बहुत लोग जाते हैं, सासाराम, मनेर, बिहार सर, ये सब जगहों पर क्या आते हैं? घूमने वाला जगह है। यहाँ पर पर्यटन बहुत लोग आते हैं। अनेक स्थान प्रसिद्ध है बिहार में। ये सब बिहार में जगह है जो कि लोग घूमने के लिए जाते हैं। अब देखो बिहार का कुछ डाटा दिया हुआ है, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें डायरेक्ट दिया हुआ, देखो 2003 में भारत से आने वाले पर्यटन लोग कितना है? उसको कितना पढ़ेंगे? 60,44,170 लोग। और विदेशी लोग इतना, टोटल इतना लोग आए थे घूमने के लिए। 2003 का डाटा बता रहे। 2005 का डाटा के हिसाब से ये और बढ़ गया है। मतलब कहने का मतलब बहुत लोग यहाँ पर पर्यटन आते हैं, मतलब घूमने लोग आते हैं, ठीक है, सैर करने आते हैं। 2006 में ये और इंक्रीज किया, मतलब ये बढ़ते जा रहा है। मतलब आज के डेट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे घूमने के लिए। उससे क्या होता है कि उससे आय में वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था सुधरता है बिहार का। अब कुछ अन्य प्रमुख उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर वाणिज्य उद्योग, ऊपर क्या है? वाणिज्य उद्योग डिस्क्राइब। अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योग का भी, मतलब इसके अलग कुछ अन्य उद्योग का भी यहाँ विकास हुआ है। इन ब्राउनी
बरौनी, बरौनी में तेल तेल शोधन कारखाने, कौन सा तेल शोधन, जहाँ पे तेल का शुद्ध किया जाता है, ठीक है। पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित है कहाँ पे, बरौनी में। मुंगेर का बात करेंगे तो मुंगेर में बंदूक का निर्माण किया जाता है। पूर्णिया में कीटनाशक उद्योग बनाया जाता है। बेतिया में प्लास्टिक उद्योग है। ये सब कारखाने अलग अलग जगहों पे है। अब महलगांव में, महलगांव, बरौनी, काटी, क्या लिखा मन ताप विद्युत केंद्र, कौन सा, मन ताप विद्युत केंद्र स्थापित है ये सब जगह पे। नालंदा कोल्ड स्टोरेज और आलू के संबंधित उद्योग खोले हैं कहाँ पे, तो नालंदा में। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, ठंडा करने की जगह होती है। कोई भी जितना भी अनाज वगैरह कृषि वगैरह तो उसको ठंडे जगह पर रखा जाता है, ज़्यादातर आलू को रखा जाता है। हाल ही में भारत के द्वारा 4 बृहत मतलब 12 औद्योगिक इकाइयों की आधारशिलता रखी गई है। मतलब औद्योगिक इकाई बनाया जा रहा है और मतलब उसको बनाया जा रहा है 12 सब। हरनौल में रेलवे कोच फैक्ट्री, कहाँ पे, हरनौल में रेलवे कोच फैक्ट्री बनाया जा रहा है। राजगीर में आयुध कारखाना, चंडी में कहाँ पे जैविक खाद्य कारखाना, दरियापुर में, छपरा में रेलवे चक्का निर्माण। ये हम लोग उस टाइम से ही हो रहा है, समझ सकते हैं, बहुत पहले का छापा हुआ है वो, उस टाइम भी दिया हुआ है। मतलब अब तो तैयार हो गया, अब तो उस पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं नबीनगर में ताप विद्युत का विद्युत निर्माणाधीन है, मतलब उस पर अभी काम चल रहा है। हमें कुछ फैक्ट दिया हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। जमालपुर में 1875 ईस्वी में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप स्थापित किया गया था। कहाँ पे, जमालपुर में, कब, तो 1975 ईस्वी में, जिसमें कभी 10,000 मजदूरों को रोजगार मिला था। कितना मजदूर, तो 10,000 मजदूरों को उसमें रोजगार मिला था। यह एक एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था, एशिया का ये सबसे पहला वर्कशॉप था, इसको याद रखना है। बात है केंद्र सरकार का सार्वजनिक प्रबंधन के भारी उद्योग के उपक्रम में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित किया गया था। मतलब सार्वजनिक प्रबंधन के लिए कहाँ पे, तो बिहार में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित किया गया था बिहार में, ठीक है। यह रेलवे बैगन मतलब क्या होता है, डब्बा होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग के सामान तैयार करता है, ठीक है। ये मतलब इंजीनियरिंग का सामान, रेलवे का जो भी चीज़ होता है वहाँ पे सामान तैयार होता है। मुंगेर जिला में जमालपुर डीजल इंजन का कार्य होता है। तो मुंगेर जिला का बात करेंगे तो यहाँ पर डीजल इंजन का कार्य किया जाता है। यह एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। तो मुंगेर जिला में जो डीजल इंजन जो बनाया जाता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है, ठीक है। बिहार में इन दिनों सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब जो ये टेक्नोलॉजी होता है सूचना वाला, ठीक है, कम्युनिकेशन वाला, एक दूसरे जगह से बात करने वाला, तो इसका भी विकास हो रहा है बिहार में। कहाँ पे, तो पटना में। पटना सिलिकॉन पार्क का एक विकास किया गया है। पटना में सिलिकॉन पार्क का विकास किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में कई संस्थाएं काम कर रही है। पटना में कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, इसके क्षेत्र में बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही हैं। बिहार का औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित समस्या है। तो भारत औद्योगिक के क्षेत्र में क्यों पीछा हुआ है, ठीक है, क्यों पिछला हुआ है, तो इसका कुछ प्रमुख कारण दिया हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे। तो कच्चे माल की कमी, सबसे पहला समस्या क्या है, तो कच्चे माल की कमी। कच्चे माल आसानी से यहाँ पर मिल नहीं पाता है। और बिहार में कच्चे माल की कमी है, इसकी वजह से क्या है, बिहार पिछड़ा हुआ है। संरचनात्मक सुविधा की कमी, मतलब संरचनात्मक सुविधा की कमी का मतलब क्या हुआ, कमी परिवहन में कमी। अब एक जगह दूसरे जगह सामान ले जाने लाने में इसमें कमी है। ऊर्जा में विद्युत का कमी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कमी है। इसके कारण भी भंडारण की कमी, मतलब भंडार करने के लिए, कोई भी स्टोरेज करने के लिए जगह का कमी है। बाजार वगैरह का कमी है, बाजार से सही ढंग से नहीं है। इस वजह से, ये सब कमी की वजह से क्या होता है, औद्योगिक पिछड़ा हुआ है यहाँ पे।
अब आधुनिकीकरण हेतु पूंजी एवं तकनीकी की कमी। अब यहाँ पर क्या है, पैसा का भी कमी है, टेक्नोलॉजी का भी कमी है। पैसा भी बहुत कम है बिहार में, पैसा तो लगा नहीं पाएगा, इसका भी कमी है, और टेक्नोलॉजी का भी कमी है, जिसकी वजह से बिहार पिछड़ा हुआ है। अब दिया हुआ है 5 नंबर, विदेशी निवेश की कमी। यहाँ पर विदेशी लोग निवेश नहीं करना चाहते, तो विदेशी लोग निवेश क्यों नहीं करना चाहते, उसका भी कारण है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रबंध नहीं है, सुविधा नहीं है, अच्छा सुविधा नहीं रहेगा तो कोई कंपनी आएगा यहाँ पे अपना, तो नहीं आएगा, विदेशी कंपनी आएगा ही नहीं बिहार में। इस वजह से भी क्या है, बिहार पिछड़ा हुआ। हम यहाँ कुछ पढ़ लेते हैं। MOU की समझौता हुआ किंतु वास्तविक निवेश नहीं हुआ। एक एम विदेश कंपनी के साथ MOU की समझौता हुआ, ठीक है, प्रस्ताव रखा गया कि यहाँ पे आने के लिए, लेकिन फिर वो वास्तविक निवेश नहीं हुआ, मतलब वास्तविक में वो आया नहीं। उपभोक्ता उद्योगों की रुचि है, जो उपभोक्ता यहाँ पर उद्योग है उसकी रुचि है, जब आधारभूत उद्योगों की कई रुचि नहीं है। मतलब जो आधारभूत कहने का मतलब छोटा मोटा यहाँ पर करने के लिए लोग करते हैं, लेकिन जो आधारभूत एक बेस बने, ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ हो, उसके लिए यहाँ पर कोई करने में रुचि नहीं रखता है। आंतरिक पूंजी भी मूल्यतः हॉस्पिटल और उद्योग होटल उद्योग में लगा देते हैं। जो बहुत सारा आंतरिक पूंजी होता है वो कहाँ पे लगा देते हैं लोग, तो हॉस्पिटल होटल में लगा देते हैं। लोग देखते हैं कि इससे ज़्यादा फायदा है, इसलिए लोग यहाँ पर खर्च कर देते हैं, और कोई उद्योग इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं। इसका कारण ये भी है कि क्या होता है, हॉस्पिटल और होटल में जल्दी ही फायदा दिखने लगता है, बहुत ही जल्दी वृद्धि दिखने लगता है, लाभ दिखने लगता है, जिसकी वजह से लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। हम यहाँ पर दिया औद्योगिक नीति 2006 के आने के वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नए निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम के बाद प्रत्यक्ष क्षेत्र में काफ़ी उत्साह बढ़ा। तो यहाँ पे एक नीति बनाई गई, कब, औद्योगिक नीति 2006, नई औद्योगिक नीति, इसके द्वारा वर्तमान राज्य सरकार द्वारा विदेश से प्रोत्साहित करने वाले उठाए गए कदम को प्रक्षेत्र काफ़ी उत्साह बढ़ाया है। राज्य में निवेश के कुल इतना प्रस्ताव प्राप्त हुआ। राज्य में निवेश करने के लिए लोग इतना प्रस्ताव दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इतना प्रस्ताव मिला हुआ है कि इतना निवेश लोग करेंगे यहाँ पे, जिनमें इतना 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिनमें इतना 1000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIP इनमें 115 प्रस्तावों में अनुमति भी दे दी है। तो इतना प्रस्ताव आया था, जिसमें से 115 प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार अनुमति दे दी है कि आप यहाँ पर आकर अपना काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्रतिकार, मतलब ये बिहार इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक है, इसके द्वारा प्रक्षेत्र में साहसिक कदम उठाए गए। प्रक्षेत्र मतलब क्या, जगह जो फील्ड दिया जाता है जहाँ पे उद्योग वगैरह लग सकता है, उसके लिए साहसिक कदम उठाया गया। उसमें मुख्य बात यह है कि वर्ष 2006 और 2007 का बात करेंगे तो 1072.545 करोड़ रुपए परियोजना लागत वाली इतना इकाइयों की जमीन दी गई थी। इतना लागत वाली इतना इकाइयों की जमीन दी गई थी, क्या करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। विपरीत वर्ष का बात करेंगे तो इतना करोड़ रुपए 4218.62 करोड़ रुपए निवेश वाली इतना नई इकाइयाँ जमीन आवंटित की गई थी, इतना नई वाला जमीन आवंटित की गई थी, ठीक है, दिया गया था। तो वैसे ही क्या किया गया कि बिहार में उद्योग बढ़ाने के लिए मतलब बहुत सारा प्रस्ताव दिया गया कि कंपनी को छूट दिया गया कि यहाँ पर आकर अपना इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बैठा सकते हैं। उसमें से 115 को प्रस्तावित भी कर दिया गया। वैसे ही चलते रहा, अभी भी डेवलप होना चाहिए बिहार, लेकिन अभी भी पिछड़ा हुआ है। अब इसमें हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा ये भी कारण है कि हवाई अड्डा का भी कमी है। हवाई अड्डा निर्माण सही से नहीं हुआ है बिहार में, इसकी वजह से कोई इंडस्ट्री और नहीं आना चाहता है, यहाँ पर इंडस्ट्री कोई नहीं लगाना चाहता है। दूसरा पार्ट में हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो परिवहन तो ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग जो बिहार का परिवहन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिहार के परिवहन में कौन कौन सा मार्ग पड़ना रहता है,
तो जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग, वायु मार्ग और रज्जु मार्ग। रज्जु मार्ग किसको बोलते हैं? जो पहाड़ी इलाके पर जो रोड वगैरह बनाया जाता है ऊपर नीचे करके, उसको रज्जु मार्ग बोलते हैं। तो इतना सारा मार्ग के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बिहार में इसका क्या स्थिति है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग के बारे में हम लोग, बिहार में सड़क मार्ग कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो पूरा डिटेल यहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है, सिर्फ इसको थोड़ा याद रखना जरूरी है। तो राष्ट्रीय उच्च पथ, हम लोग पता है कि राष्ट्रीय उच्च पथ किसको बोलते हैं, और राज्य उच्च पथ। राष्ट्रीय उच्च पथ उसको बोलते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो वो वैसा रास्ता, वैसा सड़क बिहार में पक्की वाला कितना आता है, तो 3734 आता है। इतना किलोमीटर, ये किलोमीटर में दिया हुआ है। कच्ची इसमें कोई नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय उच्च तक तो बड़ा रास्ता बनता है, तो इसमें कच्ची सड़क कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं। तो कुल इतना सड़कें है, ठीक है। अब कुल प्रतिशत कितना है बिहार में, मान लो कि पूरा ये जो राष्ट्रीय उच्च पथ जो बनाया गया है, तो पूरा भारत में बनाया गया है ना, अलग अलग राज्य को जोड़ा गया है। तो उसमें बिहार में इतना किलोमीटर पड़ता है, उसमें बिहार में पक्की सड़क इतना किलोमीटर पड़ता है, और उसका टोटल सड़क का कितना प्रतिशत है, तो 4.57% बिहार में पड़ता है। राज्य उच्च पथ, राज्य उच्च पथ मतलब क्या होता है कि राज्य में जो एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने का काम करता है, वैसे पक्की सड़क कितना है बिहार में, 3849, ठीक है। और सिर्फ इसमें कच्ची तो कुछ भी नहीं है, और इसका कितना कितना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत बिहार में। अगर अलग राज्य का बात करेंगे तो 100 में से बिहार में इतना प्रतिशत है। अब मुख्य जिला सड़कें भी, ये भी उसको भी हम लोग पढ़े थे कि मुख्य जिला सड़कें क्या होता है, जो एक जिले में दो सिटी, मतलब दो सिटी के जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मतलब एक जिले में मान लो कि दो जगह बाजार है, बड़ा बड़ा सिटी है, ठीक है, उस सिटी को जोड़ने का काम करता है ये। वैसे सड़कें कितने किलोमीटर यहाँ फैला हुआ है, 7017 किलोमीटर। ये कुल कितना है, तो इतना है। इसमें भी कच्चा सड़क नहीं आता है, कुल प्रतिशत इतना है। वह अन्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें मतलब क्या, अलग प्रकार की सड़कें जो कि हम लोग बोल सकते हैं एक प्रखंड को दूसरे प्रखंड से जोड़ने का काम करता है, तो उसमें इतना है। उसमें कच्ची भी सड़कें आ जाता है जो प्रखंड से जोड़ने का काम करता है। ग्रामीण सड़कें किसके द्वारा किया जाता है, ग्रामीण सड़कें जो ग्राम योजना निगम आता है उसके द्वारा बनाया जाता है इसको, ठीक है। ग्रामीण सड़कें कितना है, तो बहुत ज़्यादा है ग्रामीण सड़कें, ठीक है। इसमें कच्ची सड़कें भी आता है ग्रामीण सड़कें में, तो टोटल इतना प्रतिशत है। पूरा सड़क का हम लोग प्रतिशत देखें, 100 में से सबका ये प्रतिशत हम लोग देख सकते हैं कि जो राज्य स्तर पर है उसमें बहुत कम प्रतिशत है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कम है, जो जिले स्तर पर, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें है, ग्रामीण क्षेत्र में है। देखो, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो बिहार में सड़कें आता है उसमें दो मार्ग आता है, ठीक है। दो संख्या, जिसको दो बोलते हैं, संख्या दो बोलते हैं, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड, इसमें यह ग्रांड ट्रंक रोड का नाम से प्रसिद्ध है। इसका मुगल काल में शेरशाह द्वारा स्थापित किया गया था, मगर जो मुगल काल था, ठीक है, मुगल लोगों का राज्य था जब भारत में, उसी टाइम इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा था, शेरशाह के द्वारा। बिहार में राष्ट्रीय उच्च मार्गों की कुल लंबाई हम लोग ऊपर देख चुके हैं, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो ग्रेड टैंक, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पे है रोड, दूसरा जो है ग्रेड टैंक रोड के बाद दूसरा कौन सा है, तो गोपालगंज, पिपरा, कोटी, मुजफ्फरपुर, बरौनी, उत्पल संख्या 28 है। इसका संख्या कितना है, तो 28 है। इसको भी याद रखना है, इसका संख्या याद रखना है। यहाँ पर इसका लंबाई भी दिया हुआ है, ग्रैंड टैंक रोड कि बिहार का कुल लंबाई कितना है, 204 किलोमीटर। यहाँ सड़क के पूर्व कोलकाता से, ये कहाँ से आता है, तो सड़क के पूर्व कोलकाता से पश्चिम होते हुए कहाँ पे जाता है, दिल्ली, पेशावर तक जाता है। पेशावर अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना। तो सब वही सब देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, सड़क का नाम दिया हुआ है, ठीक है। सड़क की संख्या दिया हुआ है, कौन सा संख्या, 84। सपा सिवान का जो गोपालगंज से जोड़ता है उसका संख्या सड़क का कितना, 85। हर एक सड़क का क्या होता है, संख्या होता है। एक दूसरा क्या बनाया जाता है, जो
एनएच बनाया जाता है, ठीक है। एनएच के बारे में बनाया जाता है, जिसकी ये तालिका में दिया हुआ है, इसको हम लोग देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उसको दिया हुआ है। देखो सड़क नंबर, सड़क संख्या कितना है 98। अब सड़क संख्या 98 कौन कौन से जिले से होकर जाता है बिहार के, तो उसको दिया हुआ है फुलवारी, भूसौला, नो नौबतपुर, विक्रम, अरवल, औरंगाबाद, ये सब जिलों से होकर जाता है। इसकी लंबाई कितना है 110 मीटर, 110 किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरा संख्या क्या है 99, 99, ये कहाँ पे है तो डोभी, लीलाजन, लीलाजन, इसको NH2 भी बोलते हैं, ठीक है, NH2 है, ठीक है। ये कितना किलोमीटर है बिहार में तो 10 किलोमीटर। 101, ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है तो छपरा, बनियापुर, महाराजगंज, बरौनी, इसको NH28 भी कहते हैं। ये 60 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आएंगे 102, तो 102 वाला कौन सा रोड है, छपरा रेवा घाट मुजफ्फरपुर, जो कि जस्ट भेल्दी वाला हम लोग बोल सकते हैं अपने शहर का वाला रोड के बारे में बता रही है। NH28 इसको बोलते हैं। इसलिए 80 किलोमीटर इसका लेंथ है। कुछ और भी सड़कें दिया हुआ है, जो सड़क का नाम दिया हुआ है कौन सा जगह पर है, इसको थोड़ा सा याद रखना है कि ये सड़क, ये वाला संख्या वाला सड़क कौन सा जगह पे है, ठीक है, कौन कौन जिले से होकर जाता है और कितना किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा टेबल को। तो वो सारे चीज़ें उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे टेबल को याद करने की जरूरत है। तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कुछ फैक्ट वगैरह जानते हैं, बिहार के कई सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भी जाती है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ ऐसा कि बिहार में ऐसा कई सड़कें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भी जाती है। ये सड़कें नेपाल की सीमा तक जाती है, नेपाल की सीमा तक भी जाती है बिहार से होती हुई। तो नेपाल क्या है, बिहार के बगल में ही है। कई क्षेत्रों में प्राकृतिक बाधाओं के कारण, अब देखो कई क्षेत्रों में ऐसा हुआ है प्राकृतिक बाधा, प्राकृतिक बाधा मतलब क्या, जो प्राकृतिक द्वारा कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम लोग को रुकावट पैदा हो जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, ठीक है, मतलब दहाड़ आ जाए, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए, या बहुत ज़्यादा सुखाड़ हो जाए जिससे फसल खराब हो जाए, सब क्या है प्राकृतिक बाधा है, ठीक है। तो ऐसा भी है कि कई जगह प्राकृतिक बाधा के कारण सड़कों का विस्तार बहुत कम हुआ है। तो हम लोग पता है कोसी बेसिन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, जहाँ पे कोसी नदी है, वहाँ से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमेशा बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाता है, जिसकी वजह से सड़क बर्बाद हो जाता है, तो उधर सड़क का निर्माण नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृतिक बाधाओं के कारण ऐसा होता है, जिससे यातायात में भी बाधित हो जाता है, जो यातायात लोग नहीं कर पाते हैं। अब गंगा नदी पर कई स्थानों पर पुलों का निर्माण से उत्तरी बिहार का दक्षिणी बिहार से संपर्क बढ़ गया। जो गंगा नदी है इसके स्थान पुल का निर्माण हुआ है, जिससे क्या हुआ है कि गंगा नदी पर पुल के निर्माण की वजह से जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार से जुड़ गया, जो कि उत्तरी बिहार में हम लोग आ जाते हैं, छपरा डिस्ट्रिक्ट आ गया, दक्षिणी बिहार में क्या आएगा पटना गया। तो कभी भी छपरा से पटना जाना है तो क्या करते हैं, पुल से होते हुए जाते हैं। तो पुल के निर्माण की वजह से ये संभव हो पाया है। महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना वाला पुल है, वही है महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के बाद राजधानी पटना दक्षिणी बिहार का सीधा संपर्क उत्तरी बिहार से हो गया। इसी पुल की वजह से, कौन सा पुल, तो महात्मा गांधी सेतु पुल की वजह से जो बिहार का उत्तरी बिहार है वो दक्षिणी बिहार से सीधा संपर्क में आ गया। गंगा नदी पर एक और पुल मुंगेर के पास निर्माणाधीन है, मतलब वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है। गंगा नदी के एक पुल जो मुंगेर के पास बन रहा है, इसका कार्य पूरा हो जाने पर उत्तरी पश्चिमी बिहार है उससे दक्षिणी बिहार से सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। लगभग 100 करोड़ लागत से, कितना इसमें पैसा लगाया गया है, 100 करोड़ इसमें पैसा लगाया गया, ठीक है। अरवल में सोन नदी के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। अरवल जिला है वहाँ पे सोन नदी के पास पुल का निर्माण चल रहा है। इस पुल का चालू हो जाने पर राजगीर और
सामरनाथ की दूरी बहुत कम हो जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर अरवल जो जिला है यहाँ से अगर इस पुल का निर्माण हो जाता है तो राजगीर और सामरनाथ की दूरी बहुत कम हो जाएगी। और पर्यटकों मतलब जो घूमने वाला लोग है, टूरिस्ट लोग है, ठीक है, उसका आगमन सुगम हो जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा। राजगीर क्या है, घूमने वाला प्लेस है, तो वहाँ पर आने के लिए आसान हो जाएगा। गंडक पर पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के बीच एक कोसी पर सहरसा और दरभंगा के बीच बड़े पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी अभी कार्य चल रहा है। इससे बहुत बड़े बड़े पुल बन रहा है, जिसके बनने के बाद बहुत सारा आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लोग जा सकते हैं। इन सभी बड़े पुलों का निर्माण के बाद सड़क मार्ग का विकास हो जाएगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं, इससे क्या होगा, सड़क मार्ग का विकास होगा। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क के लिए 1,500 से अधिक छोटे पुलों का निर्माण। अब देखो, अलग अलग दूर या ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क के लिए जोड़ने के लिए इस ऐसे 1,500 पुलों का निर्माण, छोटे छोटे पुलों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। राज्य के पुलों का निर्माण जवाबदेही बिहार राज्य के सेतु निर्माण निगम लिमिटेड पर है। जो राज्य का पुल का निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो जवाबदेही बिहार सेतु निर्माण निगम के लिमिटेड पर आधारित है, इसके द्वारा पुलों का निर्माण किया जाता है। राज्य में सड़कों का विकास एवं विस्तार स्वरूप मोटर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब जो सड़क जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे मोटर वाहनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और 2005 और 2006 का बात करेंगे तो निबंधित मोटर, निबंधित मतलब क्या होता है कि रजिस्टर, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट से रजिस्टर मोटर है उसकी संख्या बताया जाए। ऐसा भी तो बहुत सारा गाड़ी चलता है जो कि रजिस्टर ही नहीं रहता है, तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पर गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो रजिस्टर मोटर की संख्या इतना बताया जा रहा है, 80,363। 2007 में बात करेंगे तो ये बढ़कर कितना हो गया था, तो 1,47,309 हो गया था, तो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गया था। अब यहाँ पर निबंधित मोटर, जो रजिस्टर्ड मोटर वाहन है उसकी संख्या बताया जा रहा है। तो वर्ष 5 और 6 में, वर्ष 6 और 7 में ट्रक कितना था, बस कितना था, कार कितना, टैक्सी कितना था, तो सबकी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब पढ़ेंगे रेल मार्ग के बारे में। तो रेल मार्ग के बारे में भी हम लोग पहले जान चुके हैं, लेकिन सबसे पहले रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में प्रथम वर्ष कब हुआ था, तो 1860 ईस्वी में। इसको भी याद रखना है, 1860 ईस्वी में। इस अवधि में गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाई थी। कहा था, कोलकाता तक, गंगा नदी के किनारे। यह रेल मार्ग मुख्यतः सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य के लिए, मतलब सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा करने के लिए रेल मार्ग पहले बैठाया गया था, और गवर्नमेंटल काम, जो गवर्नमेंट का कार्य होगा उसी काम को करने के लिए, ऐसा नहीं है कोई सफर वगैरह करने के लिए रेल मार्ग पहले बैठाया गया था। पहले सिर्फ सुरक्षा वगैरह करने के लिए और गवर्नमेंट का काम करने के लिए इसको लगाया गया था। इसमें पटना का संपर्क पश्चिमी और पूर्वी भारत में स्थापित हो गई, जिससे रेल मार्ग से क्या हुआ, पटना का संपर्क पश्चिमी और पूर्वी भारत में स्थापित हो गई। इसके बाद उत्तरी बिहार में पूर्व पश्चिम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। इसके बाद उत्तरी बिहार में किधर, पूर्व पश्चिम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। इस प्रकार से रेल मार्ग का विकास कार्य आगे बढ़ते रहा, ठीक है। अगर 19वीं सदी का बात करेंगे, 19वीं सदी के अंत के दशक में, तो कोलकाता से तत्कालीन बिहार के कई स्थानों पे मिला दिया गया, जो कि 20वीं सदी के मध्य तक। अब 19वीं सदी 20वीं सदी अब याद रखना है, बार बार बता चुके हैं कि सदी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ 20वीं सदी के मध्य तक, आज़ाद आज़ादी के समय तक, उस ऊपरी बिहार के मीटर गेज के विकास के साथ शहरों का जोड़ दिया गया था। मतलब बहुत सारा शहर साथ ही साथ जोड़ा जा रहा था 20वीं सदी के मध्य तक, जबकि दक्षिणी बिहार में अधिकतर बड़ी गेज विकास हो गया था, बड़ी बड़ी लाइनें विकास हो गया था। स्वतंत्रता के बाद मोकामा के पास कितना, 1975 में राजेंद्र सेतु निर्माण उपरांत उत्तरी दक्षिणी बिहार में रेल मार्ग द्वारा संपर्क स्थापित कर दिया गया था। कब, स्वतंत्रता के बाद 1975 में। कहाँ पे, तो मोकामा के पास। चलो 2001 का बात करेंगे तो इस राज्य में रेल लाइन की कुल लंबाई कितना हो गया था 2001 में, तो 6,283 किलोमीटर हो गया था। हाजीपुर में 2002 में पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय स्थापित किया गया था।
तो हाजीपुर में 2002 में पूर्व मध्य रेलवे स्थापित किया गया था। अगर 2003 में बात करेंगे तो रेल लाइन की विकसित किया गया था। रेल लाइन का विकसित किया गया था 2003 में। कहाँ पे? तो फतुआ, इस्लापुर बड़ी लाइन बिछाई गई थी। इसके बाद राजगीर नटेसर रेल लाइन की विस्तृत किया गया था राजगीर के पास। ठीक है, राजगीर में बिसुआ हिसुआ राजगीर में हिसुआ होते हुए बोध गया तक रेल लाइन बिछाया गया था। धीरे धीरे क्या हुआ कि बढ़ते गया रेल लाइन। ये 2003 के बाद का बात हो रहा है। बांका को भागलपुर मंदार हिल रेल लाइन जोड़ दिया गया था। मंदार हिल से कुम क्या है दुमका तक रेल लाइन के निर्धारधीन है, मतलब वहाँ पर भी काम चल रहा है। दीघा सोनपुर के बीच गंगा रेल के पुल का निर्माण चल रहा है। तो दीघा सोनपुर वाला जो रेल का निर्माण चल रहा था, लेकिन आज के डेट में वो तैयार हो गया, उस पर रेल भी चलना शुरू हो गया। किउल गंगा मार्ग में थलैया स्टेशन के दक्षिणी में कोरडामा तथा उत्तर राजगीर में जोड़ने का काम चल रहा है। किउल गंगा मार्ग जो है वहाँ पे तिलैया स्टेशन के दक्षिणी और कोडरमा तथा उत्तर में राजगीर से जोड़ने का काम चल रहा है। तो मतलब अलग अलग राज्यों को जोड़ने का काम चल रहा है अभी तक। ठीक है, बहुत सारा राज्य जुड़ चुका है और आगे भी ये सब काम चलते रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को जोड़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा जगह को जोड़ने का रेल मार्ग से। ठीक है, अगर वर्तमान समय में बात करें तो बिहार में रेल मार्ग का नक्शा काफ़ी बदल चुका है। मतलब जो मैप है, नक्शा है रेल मार्ग का, बहुत बदल चुका है। अब यहाँ विभिन्न भागों से एक्सप्रेस सवारी गाड़ी चलती है। अब अगर बिहार का बात करेंगे तो यहाँ विभिन्न भागों से, अलग अलग जगहों से एक्सप्रेस और सवारी गाड़ी चलती है। प्राय सभी राज्यों से राजधानियों या मुख्य नगरों के लिए पटना से रेलगाड़ी की रवाना थे। बिहार में यहाँ बोले लगभग जितना राज्य है, ठीक है, भारत में सब जगह का रेल पटना से चलता है लगभग। भारतीय राज्य के भीतरी भागों की सवारी, जो राज्य के भीतरी भाग का सवारी किया जाता है उसकी से ज़्यादा एक्सप्रेस से किया जाता है। शटल, EMU एंड DMU गाड़ियाँ दौड़ाई जाती है जो कि राज्य के अंदर दौड़ता है। बड़े और प्रसिद्ध नगरों के लिए क्या इंटरसिटी गाड़ियाँ दौड़ाई जाती है। इंटरसिटी गाड़ी दौड़ाई जाती है बड़े और प्रसिद्ध नगरों के लिए। रेलवे का विकास एवं विस्तार में क्रम कई बड़ी योजनाएं चल रही है। इसके विस्तार और विकास के लिए, विस्तार मतलब क्या? फैलाना, कितना जगह फैला सकते हैं। विकास मतलब क्या? उसको बढ़ाना। तो इसके लिए बहुत सारा कार्य योजनाएं चल रही है। किउल मुगल सराय रेल लाइन, पटना गया रेल लाइन विद्युतीकरण हो चुका है। मतलब जो किउल से मुंगेर रेल लाइन जो है ना पटना के लिए, वहाँ पर विद्युत पर रेल ट्रेन चलती है। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युतीकरण हो चुका है। जहाँ पटना जंक्शन से विस्तार कर राजेंद्र नगर तक कर दिया गया। तो राजेंद्र नगर, पटना का जो स्टेशन था उसको बढ़ाकर एक राजेंद्र नगर तक उसको फैला दिया गया है, जो पटना में इस जगह का नाम है। पटना गया लाइन का दोहरीकरण हो रहा है। मतलब पटना और गया का जो लाइन, इसको दो पटरी उस पर बैठाया जा रहा है। मतलब एक यहाँ पर ट्रेन चलेगा, एक यहाँ पर, दोहरीकरण इसको बोलते हैं कि यहाँ से चल रहा है, इस पर चल रहा है। अब जल मार्ग के बारे में जानते हैं। तो जल मार्ग के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं। और जल मार्ग कहाँ पे? पटना में। तो हम लोग जैसे पता है कि बिहार के आसपास कोई भी क्या है, समुद्री जगह नहीं है। ठीक है, तो समुद्री जगह नहीं है इसलिए जल मार्ग यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। बट नदियों को होने की वजह से कुछ जल मार्ग यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, नदी को होने की वजह से कुछ जल मार्ग पाया जाता है। उसी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। अगर बात करेंगे तो राज्य में प्राचीन काल से जल परिवहन का कार्य हो रहा है। ठीक है, इस राज्य में बात करेंगे तो प्राचीन काल मतलब पुराने काल से ही। मध्यकाल में भी यातायात का मुख्य साधन जल मार्ग थी। जो मध्यकाल को, एक प्राचीन काल होता है मतलब बहुत पुराना, मध्यकाल मतलब बीच वाला काल। बीच वाला काल कब से बोला जाता है? 750 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक का हम लोग मध्यकाल बोलते हैं। ठीक है, तो मध्यकाल में भी बहुत सारे जल मार्ग का निर्माण था। इसी कारण से नगरों का विकास नदियों तट पर हुआ था। इसी कारण से जो भी नगर बना था, कहाँ पे बना था? नदी के किनारे बना था।
जैसे गंगा, घघरा, कोसी, गंडक, सोन नदियाँ मुख्य रूप से जल परिवहन के लिए उपयोग की जाती है। जल परिवहन मतलब जल में, जल मार्ग मतलब जल से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घघरा नदी खाद्यान्न, गंडक लकड़ी, फल सब्जी ये सब ले जाने के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। पुनपुन नदी से बाँस ढोया जाता है। पुनपुन नदी से क्या ढोया जाता था? बाँस ढोया जाता है। किंतु नदियों के अवसाद के जमाव के कारण बाढ़, ग्रीष्म काल में जल का अभाव के कारण परिवहन बाधित हो गया। अब क्या हुआ कि नदियों के जमाव के कारण, अवसाद के जमाव के कारण क्या होगा? पानी का कमी हो गया। पानी का कमी होने से क्या हो गया कि जो जल मार्ग है उसमें कमी आ गई। अब पानी नहीं रहेगा तो जल मार्ग का कमी तो आएगा ही। गंगा के कई घाटों पर स्टीमर की सुविधा, किंतु अब पुलों का निर्माण से स्टीमर का परिचालन बहुत कम हो गया। बड़ी बड़ी नावें कार्यरत है। मतलब क्या हुआ कि स्टीमर मतलब पुलों के निर्माण से, जो स्टीमर मतलब उसको बोलते हैं जो कि पानी में चलने वाला रहता है, ठीक है, स्टीमर, उसको स्टीमर बोलते हैं। तो उसका निर्माण बहुत कम हो गया है, परिचालन कम हो गया, इसलिए कि बहुत सारा पुल बन गया। तब लोग क्या करते हैं, उससे आना जाना छोड़ दिए, ज़्यादातर पुल से ही क्रॉस करके गाड़ी से आना जाना शुरू करते हैं। लेकिन अभी भी बड़े बड़े नावें कार्यरत है, मतलब कार्य चल रहा है बड़े बड़े नावों पर, ठीक है। गंगा नदी के स्थानीय कार्य के लिए बड़ी बड़ी नावें कार्यरत है, मतलब उस पर वर्किंग हो रहा है। अगर वर्तमान में बात करेंगे तो गंगा नदी के हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय में जल मार्ग विकसित किया जा रहा है। तो अगर अभी वर्तमान का बात करेंगे तो हल्दिया इलाहाबाद में जो जल मार्ग का विकसित किया जाता है। हाल में महेंद्रू घाट जो पटना में है, महेंद्रू घाट के पास एक राष्ट्रीय पोत स्थान की स्थापना की गई, ठीक है। हाल में वहाँ पर महेंद्रू घाट बनाया गया, जिससे वहाँ से क्या हुआ, जल मार्ग मतलब वहाँ से लोग दूसरी जगह जा सकते हैं किस जल मार्ग से होकर। नदियों के संबंधित सिंचाई योजना के अंतर्गत नहरों का निर्माण, जल मार्ग का विकास की संभावनाएं देखी गई है। जो नदियों के विकास के लिए क्या किया जाता है कि जल को क्या किया जाता है, जल मार्ग का विकास हो सकता है, इसलिए सिंचाई के लिए क्या किया जाता है, उसके अंतर्गत बहुत सारा नहर बनाया जाता है। जब नहर बनेगा तो नहर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जल मार्ग का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर बोला जाएगा। दक्षिणी बिहार के सोन नदी से निकाली गई नहर, दक्षिणी बिहार है उसके सोन नदी है जिससे नहर निकाली गई है, परिवहनीय बताया गया है। तो मतलब वहाँ पर परिवहनीय है। पश्चिमी सोन नगर से निकाली आरा नहर नाव परिवहन परिचालन की सुविधा प्रस्तुत करता है। लेकिन जो पश्चिमी सोन नगर है वहाँ से क्या होता है, नाव की सुविधा उपलब्ध कराया गया, ठीक है, एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए। तो अब हो क्या रहा है कि नदी पर ही लोग डिपेंड नहीं है, क्या कर रहे हैं, नदी से जो नहर बन रहा है, ठीक है, नहर से भी क्या कर रहा है लोग, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जल मार्ग बना दे रहा है, जो कि पानी से होते हुए लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। नहरों से परिवहन के लिए कई योजनाओं का कार्य चल रहा है। नहर से परिवहन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस पर कार्य चल रहा है। अब बात है वायु मार्ग के बारे में। तो वायु मार्ग क्या है ना कि वायु मार्ग हम लोग बोल सकते हैं कि बिहार में स्थिति बहुत खराब है, पूरी तरह नहीं पाया गया है। इसका कारण क्या रहा है, तो बहुत सारी चीज़ है। सिर्फ पटना में एवं बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय महत्व हवाई अड्डे पाए जाते हैं। कहाँ पे? सिर्फ पटना और बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक विदेश जाने के लिए। पटना का हवाई अड्डा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ काठमांडू, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, रांची, दिल्ली के लिए वायु सेवा उपलब्ध है, मतलब यहाँ पर जाने के लिए यहाँ से सेवा उपलब्ध है। बोधगया से साप्ताहिक, बोधगया से मतलब सप्ताह में एक बार, बोधगया से सप्ताह में एक बार उड़ान किसका है के लिए, बैंकॉक के लिए उड़ान भरा जाता है। बैंकॉक के लिए, बैंकॉक क्या है, दूसरा देश है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे उसको। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रसौल, भागलपुर ये सब जगह पर भी क्या है, छोटा छोटा हवाई अड्डा पाया जाता है। पटना बोधगया से सेवा भी शुरू कर दी गई है। पटना बोधगया से इसका सेवा शुरू कर दिया गया। पटना तथा बोधगया से
विशेष विमान द्वारा हज यात्री भी प्रस्थान करते हैं। पटना और बोधगया से हज के लिए, तो हज के लिए कहाँ पे जाते हैं? सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया जाने के लिए क्या क्या बोलते हैं कि यान की मतलब विमान की यात्रा की जाती है। पटना हवाई पतन से निजी कंपनियों द्वारा भी वायु सेवा दी जाती है। जितना भी निजी कंपनी है उन लोगों के लिए पटना से वायु सेवा दी जाती है। और इसमें कुछ कंपनी काम करती है जिसका नाम दिया हुआ है जेट एयरवेज, जेट लाइट, किंग्स फिशर तथा सहारा प्रमुख कंपनी है जो कि वायुयान पे काम करती है। उन लोगों का मतलब क्या बोलते हैं, विमान एयरप्लेन उड़ती है। पटना में एक वायुयान विद्यालय भी है, उड़ान क्लब भी इसको कहते हैं। मतलब इसका एक विद्यालय बनाया गया है जिसको उसका नाम उड़ान क्लब भी इसको कहते हैं, जो कि पटना में। तो यहाँ पर इसको विद्यालय में क्या सिखाया जाता होगा, कैसे हवाई जहाज को उड़ाते हैं, ये सब सिखाया जाएगा, इसको पढ़ाई किया जाता है। अब है रज्जू मार्ग। तो रज्जू मार्ग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रज्जू मार्ग क्या होता है? तो रज्जू मार्ग वैसा चीज़ है जो पहाड़ी इलाकों में जो सड़क बनाया जाता है, हम लोग उसको रज्जू मार्ग बोलते हैं। तो रज्जू मार्ग का हम लोग को इस्तेमाल कहाँ पे करना पड़ता है? राजगीर। जैसे राजगीर क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे जो रास्ता बनाया जाता है वो क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र में बनाया जाता है, या बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए, बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया है राजगीर में, जो कि बहुत लोग जो घूमने गए होंगे पता होगा, बहुत शांति सबसे ऊंचा जगह पे वहाँ पे बनाया गया है, पहाड़ी जगह पर। उसके लिए भी क्या रास्ता बनाया गया है जाने के लिए, तो वो सब क्या कहलाएगा? रज्जू मार्ग कहलाता है। यह 1972 में जापान सरकार द्वारा बनाया गया था, जो वहाँ पे बनाया गया था बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए। ये किसके द्वारा 1972 में जापान सरकार के द्वारा बनाया गया था? बिहार सरकार पर्यटन विकास प्राधिकरण सौंप दिया गया, इसको अब बिहार सरकार को दे दिया गया है चलाने के लिए, ठीक है। बांका जिले में मंदार हिल को भी रज्जू मार्ग से शीघ्र ही जोड़ दिया जाएगा। जो बांका जिले है, ठीक है, वहाँ पर भी इसको भी रज्जू मार्ग से इसको भी जोड़ दिया जाएगा। यह स्थान जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पे क्या है? तीर्थ स्थल। मतलब तीर्थ स्थल मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। तो जैनों के लिए वहाँ पे ये रज्जू मार्ग का जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर इस चैप्टर यहीं पर ये समाप्त होता है। इसमें एक और पार्ट रह गया है जिसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।